हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आज हमारे रोहित सर की क्लास नहीं लग पा रही। ना ही आपके रोहित सर की क्लास कल लगी थी, ना ही आज लगी है। उनका थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से यानी उनको फीवर आ रहा 2 दिन से, इस वजह से वो क्लास नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम में है। आप परेशान नहीं होइएगा, जैसे ही वो स्वस्थ होंगे वो आपकी तुरंत ही क्लास लेंगे। उनका आज ही मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरे बारे में सूचना दे देना बच्चों को, मेरी क्लास नहीं लग पा रही। हमने कहा आप परेशान ना होइए सर, आप अपने को पहले मेंटेन कीजिए हेल्थ को, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा, थोड़ा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से उनकी क्लास नहीं लग पा रही है। आज हम इस फिजिक्स के अपने आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, अगले टॉपिक को बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक। चलिए आइए, सर्कुलर मोशन क्या होता है बताइए बच्चों। सर्कुलर मोशन क्या होता है? वृत्तीय गति जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए फिलहाल हिंदी हम वैसे कम जानते हैं, लेकिन आपको क्या है कि हम हिंदी आपको बता देते हैं। हम हिंदी सर्कुलर मोशन की वैसे नॉर्मल कोई वो है नहीं। सर्कुलर से क्या है, वृत्ति आ रहा है, मोशन से गति आ रहा है, तो ध्यान रखना मैं हिंदी आपको बताते चल रहा हूँ साथ में, ओके। तो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर path is called circular motion। क्या हम लोगों ने समझा? एक सर्कुलर पाथ से जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, हमने अभी दोपहर के क्लास ली थी, लगभग 12 बजे आपकी हिंदी की टॉप 25 क्वेश्चन की क्लास लिया था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतर लगे होंगे, एकदम समझ में आए होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जितने हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्या पता यही आपको एग्जाम में मिल जाए। अगर यही आपको एग्जाम में का क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, है बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे। और जैसा कि कल आयोग ने UPSSC आयोग ने अपना पेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, कल से उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कल एक लेक्चर रिकॉर्डेड के माध्यम से आपको वीडियो अपलोड भी कर दिया था और बताया भी था कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी उम्र मांगी। ज्यादा नहीं बच्चों, हाई स्कूल मांगा है, सिर्फ हाई स्कूल पास मांगा है। 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र का बच्चे सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप सी की UPSSC पेट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी, सब पेट 2022 के माध्यम से ही होंगी। और इसका पेट 2022 का स्कोर हमने बताया था आपको कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। चलिए अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा अपने टॉपिक पर करते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या है कि एक सर्कुलर पथ पे जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, ओके जी, बिल्कुल। अब जैसे आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा बच्चों, आपसे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। तो सभी लोग जानते हैं कि सर्कुलर पथ में मोशन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? सर्कुलर मोशन कहलाता है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? वो ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड, ये कोई मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ओके बच्चों। इस सर्कुलर का यानी कि ये एक सेंटर है और ये इसकी क्या है? रेडियस है। ये इसकी रेडियस है और कोई भी ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बच्चों? मूव कर रहा है। ये एक सर्कुलर पथ है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी क्या है? रेडियस है। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन बताएं क्या होगा? कोई भी एक सर्कुलर पथ है, इसमें v वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है जिसका रेडियस r है, सेंटर क्या है? ये। तो आपको ये बताना है इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सीलरेशन बताना क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सीलरेशन आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा सर? v²/r, ओके। अगर एग्जाम में पूछता है किसी सर्कुलर पथ का एक्सीलरेशन बताइए, यदि कोई वेलोसिटी v मोशन से क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन इसका? v²/r। एग्जाम में ये आपसे पूछेगा, ना कि ये डेफिनेशन पूछेगा, ओके। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
और एक चीज, जब कोई भी सर्कुलर पथ होता है उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं बच्चों। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शायद अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल बोलते हैं। तो कोई भी जब सर्कुलर मोशन होता है उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो ध्यान रखना है कोई भी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स कौन सा काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए तब तक इतना आप लिखिए, फिर हम बताते हैं आपको क्या होता है सेंट्रीपिटल, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बल जो होता है, फोर्स होता है, वो सेंटर की ओर काम करता है, एक बल क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ध्यान रखना, ओके। तो जो बल सेंटर से दूर ले जाता है, जो फोर्स सेंटर से दूर ले जाता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल इसे कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल को क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं हिंदी में इसको, ओके, अपकेंद्री बल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, ध्यान रखना। तो जो फोर्स सेंटर से कहां ले जाता है, दूर की ओर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। और जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं, ओके। रब करते हैं, आगे बात करते हैं एक बार सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की। जैसा कि आप बताया मैंने आपको कि सर्कुलर पथ पे दो तरह के फोर्स लगते हैं सर्कुलर मोशन पे, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। तो एक तरफ हम लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल, एक तरफ हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बल सेंटर से दूर की ओर ले जाता है, जो फोर्स सेंटर से अपोजिट की ओर जाता है, आगे लिख सकते हैं, जो फोर्स सेंटर से अपोजिट की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है कि जो फोर्स सेंटर से अपोजिट की ओर लगता है उसे क्या कहलाते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इतना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल की। तो सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल यहाँ पर है क्रीम सेपरेटर, मक्खन का निकालना।
मक्खन का निकालना किसका एग्जाम्पल है, किस फोर्स का एग्जाम्पल है बच्चों, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो मक्खन निकालना यानी कि क्रीम सेपरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल जैसे कि आप मेला में देखने जाते हैं मौत का कुआं, मौत का कुआं देखने जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल मौत का कुआं किसका हो जाता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। जो मौत का कुआं खेल दिखाता है जो जादूगर, तो उसका जो फोर्स होता है वो कहाँ की ओर उसको खींचता है, सेंटर की ओर उसको ले जाता है। तो मौत का कुआं इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बच्चों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना ही किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों एग्जाम्पल है। ठीक है जी, बिल्कुल। नोट कर लीजिए। रख कर दें। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से फार्मूला आता है F बराबर ma। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम के हिसाब के अनुसार एक फार्मूला आता है F बराबर ma। F बराबर क्या था बच्चों, ma। अच्छा, हम लोगों ने अभी एक्सीलरेशन पढ़ा हम लोगों ने कि किसी भी सर्कुलर पथ में सर्कुलर मोशन पे एक्सीलरेशन क्या होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, आर रेडियस है इसकी, तो उसका एक्सीलरेशन हमने क्या बताया था, v²/r। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला क्या निकल के आता है, F बराबर mv²/r। ये एक रिजल्ट एक निकल के आता है कि F बराबर mv²/r। ओके, तो ध्यान रखना। तो क्या यहाँ पे मतलब हुआ कि कोई भी सर्कुलर पथ पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर या अपोजिट की ओर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर mv²/r। तो कोई भी फोर्स होगा, चाहे वो सेंटर की ओर लगे चाहे वो सेंटर से अपोजिट की ओर लगे, उसका लगने वाला फार्मूला क्या है बच्चों, वो सूत्र है F बराबर mv²/r। कैसे आया कि हम द्वितीयक नियम जानते हैं न्यूटन का F बराबर ma। ये F बराबर ma कैसे आया, ये भी हम आपको डेरिवेशन के माध्यम से बताएंगे जब हम न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो F बराबर ma, F बराबर ma की वैल्यू हमने क्या पढ़ी अभी, कि अभी हमने बताया था कोई सर्कुलर पथ होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसकी रेडियस r होगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट उसमें v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v²/r। तो वही हमने a की वैल्यू यहाँ पर रखी, क्या है एक्सीलरेशन की, v²/r। तो क्या फार्मूला निकल के आया, F बराबर mv²/r। तो हमने ये सीखा कि कोई भी सर्कुलर पथ पर यदि जब फोर्स सेंटर की ओर लगे चाहे सेंटर के अपोजिट ओर लगे, तो उस पे लगने वाला फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F बराबर mv²/r। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन करके रखें। नोट्स के हमने बताया था बच्चों कि नोट्स हमारे साथ साथ आप बनाते चलें, हम आपको नोट्स नहीं देंगे। आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आप सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं बच्चों प्रक्षेप गति, हिंदी में बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति,
इसको हिंदी में बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? जब कोई मोशन दो डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई भी मोशन दो डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला कौन सा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान रखेंगे, जब कोई भी डायरेक्शन, कोई भी मोशन जब दो डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, ऐसा मोशन लिख लीजिए, लिखना डेफिनेशन। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस कवर करता है, पहला कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दूसरा बच्चों कौन सा है? वर्टिकल डिस्टेंस। फिलहाल पीटी के सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में जाने वाला नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ओके, इतना भी डीप में हम नहीं जाएंगे, इतना ही पढ़ाई इतना आपको समझ में आ जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। तो एक ऐसा मोशन जिसमें इसमें ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस कवर करता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ से बच्चे ने क्या की, मान लो हमने यहाँ से बॉल फेंकी, ये बॉल कुछ दूरी पर ऊपर जाएगी, कुछ डिस्टेंस जाएगी। ये बॉल जैसे हमने यहाँ तक फेंकी तो ये बॉल यहाँ पर आई, कुछ डिस्टेंस इसने कवर करी, यानी कुछ दूरी तय करी, फिर ये बॉल ऐसे आगे, फिर क्या होगी? बॉल ऐसे आगे गिरी आके। तो ये कैसा मोशन है बच्चों? ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी बॉल को इस तरह से फेंका गया तो ये बॉल ऊपर तक गई, जिसने कुछ हाइट कवर करी, कुछ न कुछ यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करी। फिर जब गेंद वापस आएगी, ऊपर हाइट तक तो रहेगी नहीं बॉल, ये बॉल जब फेंकोगे तो ऐसे यूं फेंकोगे तो ये बॉल यूं करके आएगी, ऊपर रुकी तो नहीं रहेगी, ये बॉल फिर से वापस आएगी। जब बॉल वापस आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी बच्चों, जमीन पर आएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन जब दो डिस्टेंस कवर करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कैसा? वर्टिकल डिस्टेंस, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। नोट करें। तो प्रक्षेप गति किसको बोलते हैं? एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। कौन कौन सी डिस्टेंस? एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि कैसा पथ कवर करता है। जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब मूव करता है तो किस तरह का पथ बनाता है? एग्जाम में ये बहुत पूछता है, प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का पथ बनाता है। तो इस मोशन का पथ लिख लीजिए, इस मोशन का पथ हमेशा पैराबोलिक होता है बच्चों, लिख लीजिए। इस मोशन का पथ हमेशा पैराबोलिक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ हमेशा कैसा होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ हमेशा पैराबोलिक होता है। नोट डाउन करें। एक एग्जाम्पल इसका बताते हैं। चलती हुई ट्रेन में, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में खिड़की के पास बैठे हैं, कोई भी गिलास लिया या बोतल लिया या चिप्स के पैकेट, हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ज़्यादातर कुछ भी खाया पिया तो सब क्या करते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो जब हम लोग खिड़की से फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोतल फेंकी या गेंद फेंकी या चिप्स फेंकी, जो हमने फेंका तो वो उड़ के कैसे गई, वो उड़ के ऐसे गई। तो यानी कि जिस व्यक्ति ने अंदर बैठे फेंका तो उसने कैसे फेंका, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या थी, तो उसका मोशन बच्चों कैसा था, लीनियर मोशन था। लेकिन जो व्यक्ति खड़े बाहर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा था
उसके लिए वो कैसा मोशन हो जाएगा, उसके लिए वो मोशन हो जाएगा बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, कोई व्यक्ति अगर ट्रेन के अंदर बैठा है, खिड़की किनारे बैठा है, कोई भी चिप्स का पैकेट या बोतल जब फेंकता है तो बैठे व्यक्ति ने जो फेंका तो उसके हिसाब से मोशन कैसा होगा, उसके हिसाब से बच्चों लीनियर मोशन होगा। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट से बाहर जाके गिरा, जब अगला आदमी उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बच्चों। ठीक, ध्यान रखना। ये था एक एग्जाम्पल इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का। आगे बात करते हैं। तो लिख लिया आपने कि इस मोशन का पथ कैसा होता है, पैराबोलिक मोशन पथ होता है। ओके जी। इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए रेंज का। रेंज को हिंदी में परास बोलते हैं। जितनी दूर, जितनी रेंज तक कोई ऑब्जेक्ट जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जब कोई ऑब्जेक्ट जितनी रेंज पे जाता है उसे उसका क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी कि परास कहते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला आप लिख लें। रेंज को डिनोट करते हैं आर से। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतर रेंज के लिए इसकी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का अगर बात कर ले, यानी कि परास का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहां पर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रेंज की क्या हो सकती है, थीटा बराबर 45 डिग्री। लिखें इसको। यहीं पर फ्लाइट टाइम का फार्मूला क्या होता है इसका, फ्लाइट टाइम का फार्मूला होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज का फार्मूला क्या बताया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहां पर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रेंज के लिए 45 होनी चाहिए। फ्लाइट टाइम क्या होता है, फ्लाइट टाइम यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी। नोट करें इसको भी। इसके बाद एक हाइट का फार्मूला इसमें रह गया, वो भी आपको बताते हैं। हाइट का फार्मूला, हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये इसका क्या होता है बच्चों, हाइट का फार्मूला होता है, 2g, सॉरी 2g। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन के लॉ की ओर। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट अवस्था में है तो वो रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहेगी। तो क्या है न्यूटन का प्रथम नियम कि कोई भी अवस्था, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में यानी कि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अब ये बताइए, हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखाते हैं आपको, आइए। तो ध्यान रखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसमें रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स क्या किया जाए, अप्लाई ना किया जाए। तो ये कहता है न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए नोट करते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। कोई वस्तु मोशन में है, कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहेगी, और यदि वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। तो क्या है, कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहेगी, और यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसको आप पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं कि न्यूटन के प्रथम लॉ को क्या कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इतना पहले आप नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। जैसे बात करें, यदि कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है 10 kg, यदि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया, यदि इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, कोई ऑब्जेक्ट एम है जो 10 किलो का जिसका मास है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन बच्चों हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर ये कैसे आया, ये आया अभी हमने फार्मूला पढ़ा, F बराबर ma पढ़ के आए, बताया हमने आपको। तो F की वैल्यू हमने बताया 10 न्यूटन,
और मीटर की यानी कि सॉरी मास यहाँ पे क्या है 10 kg इंटू ए निकालना था, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 कट जाएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगी, आपकी एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा हमारे साथ। This law is known as लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का मेजरमेंट मास होता है। इनर्शिया का मेजरमेंट मास होता है। ओके, तो इस नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, मास होता है। आप लोग ध्यान रखें। ओके, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, मास होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। तो एग्जाम्पल इसका ये है, चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने पर व्यक्तियों की, जो गाड़ी में बैठे व्यक्तियों का आगे की ओर झुक जाना, ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर आगे बैठे व्यक्ति को आगे की ओर झुक जाना, ये क्या है, ये न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। दूसरा नियम क्या है कि गाड़ी के अचानक चल देने से, गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना ही क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। गाड़ी का अचानक चल देना ही और पीछे की ओर झुकना ही क्या है बच्चों, न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल बारे में बात कर ले, पेड़ को यदि हिलाएंगे तो उससे पत्ते और फूल और फलों का गिरना ही क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम का क्या है बच्चों, उदाहरण है। हम क्या है, पेड़ खड़ा है, आपने जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया, जब तक उसको हिलाया नहीं, आपने फोर्स नहीं लगाया आपने, तो क्या उससे पेड़ से आम गिरेगा या उसके पत्ते गिरेंगे या उसके फूल गिरेंगे, नहीं गिरेंगे बच्चों। तो जब तक आपने उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपके बेटर एग्जाम्पल 3 हमने आपको बताए। गाड़ी के अचानक चल देने पर पीछे की ओर झुकाव यानी कि मुड़ना ही क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि गाड़ी के अचानक रुक जाने पर गाड़ियों में बैठे व्यक्ति या सवारियों का आगे की ओर झुक जाना ही न्यूटन का क्या है, प्रथम नियम का उदाहरण है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द थर्ड एग्जाम्पल इज दैट पेड़ को हिलाना और उसके पत्तों का गिरना ही क्या है बच्चों, या फूलों का गिरना ही न्यूटन का तृतीय नियम का न्यूटन का प्रथम नियम का तीसरा एग्जाम्पल है। ओके, तो पेड़ को हिलाने पर फूल या फलों का नीचे गिरना ही क्या है, इसका एग्जाम्पल न्यूटन का प्रथम नियम। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहला मोमेंटम क्या होता है, इसके बाद इंपल्स पढ़ेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या? मोमेंटम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाएगी, ध्यान रखना। पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में बताती है। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमको वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में बताती है, उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ physical quantity which gives the velocity of an object. ओके, मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में क्या करती है? बताती है। और मोमेंटम को किससे शो ऑफ करते हैं? ये पी से शो ऑफ करते हैं। पी से इसको क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? पी बराबर होता है एम बी होता है। एम क्या होता है? पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, ये होता है पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। पी यहाँ पे क्या है? मोमेंटम। तो ये है फार्मूला हमारा मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। एक डेफिनेशन क्या बन सकती है यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल। ओके, तो मोमेंटम क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमको क्या करती है? ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में बताती है। मोमेंटम का हमने पढ़ा, फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? पी बराबर एम इंटू वी, यानी कि पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। शॉर्ट फार्मूला क्या होगा और लिख के लिख सकते हैं यहाँ पे, पी बराबर एम इंटू वी। ये है शॉर्ट फार्मूला ब्रीफ में, P बराबर एम बी। यदि इसकी यूनिट के बारे में बात कर ले, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसकी बच्चों क्या हो जाएगी? ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यदि इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस वन। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, एम एल टी माइनस वन इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। ओके, नोट डाउन करें इसको। नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और ये भी हम आशा करते हैं आप सभी लोगों से, जो भी हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ऑप्शन के माध्यम से, एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीजल के हिसाब, सीजल के लिए भी है। क्या क्वेश्चन है? हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध क्या है दोनों में, इनका देखिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अच्छा, एक हम इक्वेशन जानते हैं, पी बराबर एम बी, अभी हाल ही में पढ़ के आए हैं। मोमेंटम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज क्या होता है?
मोमेंटम। अच्छा, ये सभी को पता है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। अब बात क्या फंसती है यहाँ पर कि इस इक्वेशन फर्स्ट पे हम ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई करते हैं और एम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए, ऑन इक्वेशन फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, हाफ mv² इंटू एम अपॉन एम। अच्छा, कोई फर्क पड़ने वाला फिलहाल नहीं है, अगर एम से एम देखा जाए कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं है, इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसको अब हम लिखना चाहें यदि तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि m² v² अपॉन 2m। कोई बच्चे की दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दिया m² v² अपॉन 2am। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि mv² अपॉन 2am। कोई बच्चे की दिक्कत होगी, बताएं, नहीं होगी सर। mv को हमने क्या पढ़ा, mv को पढ़ा हमने p, यानी कि p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इसको हमने क्या लिख दिया, p बराबर mv p² अपॉन 2m। तो यही पे क्या है, बन गया बच्चों, रिलेशन बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन ये निकला कि ke बराबर क्या होता है, p² अपॉन 2m। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ध्यान रखें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नोट कर लिया। एक चीज और पढ़ लेते हैं, इम्पल्स। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर क्या, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो एक मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आपके क्लास, अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इम्पल्स। इम्पल्स को बोलते हैं बच्चों आवेग बोलते हैं। इम्पल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ओके, तो इम्पल्स की डेफिनेशन यदि हम बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। जो भी मोमेंटम में चेंजमेंट होता है उसको ये क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, यानी कि इम्पल्स बोलते हैं। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट m1 है, मास, इसका मास 10 kg है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड। यहीं पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मास क्या है 10 किलो है और इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या देखा हमने, कोई एक ऑब्जेक्ट m है जिसका मास 10 किलो है, जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। कोई ऑब्जेक्ट m2 है जिसका मास 10 किलो है, वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसका p निकाले, p बराबर mv, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, m कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसकी क्या आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा। यदि यहीं इसके बारे में बात करें तो इसका क्या होता है, p बराबर mv, इसकी मास कितना है 10 है, यदि वेलोसिटी इसकी कितनी है 20,
तो कितना हो जाएगा बच्चों, 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गई। अब बात करें यहाँ पर इम्पल्स क्या होगा, तो इम्पल्स हो जाएगा, इम्पल्स को डिनोट कर लेते हैं किससे बच्चों, इसको इम्पल्स ही रहने आई से कर लेते हैं। चलो इम्पल्स यानी कि क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि P2 माइनस P1, या ऐसे इसको भी कह सकते हैं कि PF माइनस PI, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है 200 और इनिशियल मोमेंटम कितना निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 100। तो कितना हो गया इम्पल्स, तो इम्पल्स यहाँ पे बात करें तो इम्पल्स बच्चों आ जाएगा कितना, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी इम्पल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इम्पल्स हमने क्या सीखा कि इम्पल्स यहाँ पर निकल के आया 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान रखना क्या हमने कहा कि मोमेंटम में जो भी चेंजमेंट होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट M1 था, उसका मास 10 किलो, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट दूसरा M2, उसका मास 10 किलो, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका यदि मोमेंटम निकाले तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 बराबर 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका निकाले मोमेंटम कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यदि इम्पल्स निकाले यानी कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजमेंट आया P1 P2 में, तो देखा ये फाइनल मोमेंटम निकला, ये इनिशियल मोमेंटम था, दोनों घटाया, यहाँ पर 200 में 100 घटाया तो कितना आया, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इम्पल्स यहाँ पर क्या निकल के आया, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसके बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में, तो इसका डायमेंशन भी क्या होता है बच्चों, MLT-1 भी इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। जो मोमेंटम का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन इसका भी होता है। और यूनिट क्या होती है, यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इस क्लास को यहीं रखते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मौसम तो सुहावना है, खैर मौसम हवा चले, लेकिन जिस रूम में पढ़ा रहे हैं वहाँ तो फिलहाल गर्मी लाइट नहीं आ रही है ना। चलिए क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे पढ़ाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, आगे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमने आपको दिखाया हुआ था, हेल्पलाइन नंबर हमारा 8299743120, यानी जैसा कि हम आपको कहो तो लिख भी दें यहाँ पे, ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। देखिए किसी बच्चे को फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी समस्या हो तो आप इस पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर पे। नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं 8299743120। दूसरा नंबर क्या है 7525005517। इन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समय आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारा कोई भी वीडियो आपको न दिख रहा हो, खुल ना रहा हो, आप हमें तुरंत इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए बच्चों, फिर मुलाकात करेंगे। राधे राधे आप सभी लोगों को, जय हिंद जय भारत।